नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और दो सिद्धांतों का हमने जिक्र भी कर लिया कि कौन से दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। पहले नंबर पे हमने देखा था क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे हमने जिक्र किया था पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका हम आज जिक्र करेंगे वो है मानव पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत, या हम कहें कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये भी कह सकते हैं। कुल मिला के मानव अपने वातावरण से जो समायोजन करता है, या मानव का अपने वातावरण का जो एडजस्टमेंट है वो किस प्रकार से करता है, वह यही इसमें मूल रूप से चीज़ आएगी। लेकिन हम इसको यहाँ वातावरण समायोजन ये मानव के संदर्भ में है, जो मानव किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को अनुकूलित करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वातावरण समायोजन का सिद्धांत जो है, इसको हम नवनिश्चयवादी सिद्धांत के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि नवनिश्चयवाद ये कहता है कि कई बार प्रकृति मानव पे हावी होती है और जैसा प्रकृति चाहती है वैसा मानव को अपने आप में रूपांतरण करना होता है, जिसको हम कहेंगे मनुष्य स्वयं वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाता है। और कई बार मनुष्य अवसर अगर उसको मिलता है, आवश्यकता, अवसर, परिस्थितियाँ, उसकी बल बुद्धि और तकनीकी अगर उसके फेवर में होती है तो वह अपने वातावरण में कुछ रूपांतरण कर लेता है। दो कार्य करता है कुल मिला के, या तो अगर उसके वश में है और उसकी आवश्यकताएं हैं और संसाधन हैं तो वह उसमें रूपांतरण कर लेगा, और ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगा। दो ही काम हो सकते हैं, इसके दो पहलू हैं। या तो अपने आप को स्वयं वातावरण के अनुसार अनुकूलित करेगा, या वातावरण क्या, नेचर, प्रकृति, जिसको हम निश्चयवाद कहते थे, वो नेचर, तो उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा। और या फिर अवसर अगर उसको मिल रहा है, अच्छा ऑप्शन उसको मिल रहा है, उसकी आवश्यकता, ये सब जो अवसर की बात है ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसका बौद्धिक लेवल क्या है, उसके पास तकनीक क्या है, संसाधन क्या है, इम्पोर्टेंस कितनी है, परिस्थितियाँ कैसी हैं। कुल मिला के देश काल एवं परिस्थिति उसके अवसर को निर्धारित करती है। तो या तो वह अनुकूलित हो जाता है या सामने वाले तथ्य में यानी कि वातावरण में रूपांतरण कर देता है। तो इस चीज़ पर टिका हुआ है अपना वातावरण समायोजन का सिद्धांत, बड़ा सरल है। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन, एरिया ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। किसी क्षेत्र का जो व्यवस्थित रूप आपको दिखाई देता है, एक भूगोल का जो दृश्य अपने को दिखाई देता है, वह भूगोल का दृश्य अपने आप में एक वातावरण समायोजन का दृश्य है। यानी कुछ मानव ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया उस वातावरण के, और कुछ उसने अपने आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाइड कर दिया, उसको रूपांतरित कर दिया। तो वो जो दृश्य है जिसमें मानव जी रहा है, लगातार उसकी प्रतिक्रियाएं उसमें जारी हैं, एट प्रेजेंट जो ग्लांस हमें दिख रहा है, वह वातावरण समायोजन का एक जीता जागता उदाहरण या दृश्य है। पीछे भी हमने भौगोलिक वातावरण के दो अंग बताए हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। एक है प्रकृतिजन्य और दूसरा उस प्रकृति की गोद में मानव ने जो अपना संसार रचा है, जिसको हम कहेंगे सांस्कृतिक। इन दोनों ही प्रकार के वातावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पे होता है। स्वयं मानव के द्वारा रचा गया जो संसार है
वह भी स्वयं मानव को प्रभावित करता है। प्रकृति जो है वो तो कर ही रही है, प्रकृति की गोद में तो मानव सब क्रियाएं करता ही करता है, और प्रकृति की गोद में जो नया संसार उसने रचा वो स्वयं भी उसको प्रभावित करता है, जिसको हम कल्चर एनवायरनमेंट कह रहे हैं। तथा मनुष्य भी इन दोनों प्रकार के वातावरणों से कुछ परिवर्तन करता है ताकि वह अपनी सत्ता बनाए रखे और उन्नति करे। प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जल राशि, वनस्पति, जीव जंतु आदि होते हैं। हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें किसी प्रादेशिक यानी किसी स्थान विशेष की स्थिति क्या है, वह स्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। जैसी स्थिति होती है वैसा ही मानव अपने आप को ढाल लेता है। जिस प्रकार से ठंडे प्रदेशों में रहने वाला जो उच्च अक्षांश जहाँ हैं या ठंडे प्रदेश जो हैं वहाँ के मानव की क्रियाएं अलग होती हैं, वहाँ का आचार विचार व्यवहार दैनिक क्रियाएं सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रादेशिक स्थिति पे डिपेंड करने की बात है। एस्किमो जो हैं वो बर्फ़ के अपने आवास बना लेते हैं, उनका शरीर अपने आप को इतना अधिक अनुकूलित कर लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, और जहाँ तक संभव हो आवश्यकता वाली चीज़ों में वो रूपांतरण भी वहाँ कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम रूपांतरण चरम दशाओं में वो कर पाते हैं ऐसी स्थिति। भूमि की बनावट, भूमि की बनावट कैसी है, ढालू है, समतल है। अगर ढालू भूमि है तो उसमें उस प्रकार की क्रियाएं मनुष्य करने लगता है। समतल भूभाग है और उपजाऊ मिट्टी है तो उसमें वो खेती करने लगता है। पशुचरण वगैरह वो उस परिस्थितियों पे डिपेंड उसका करता है। क्लाइमेट कैसी है, जैसी जलवायु होगी वैसे ही उसकी क्रियाएं, उसका रहन सहन और वहाँ उत्पन्न होने वाली फसलें उस जलवायु पे डिपेंड करती हैं। वहाँ की वनस्पति भी उसी पे निर्भर करती है। तो वनस्पति और जलवायु का भी घनिष्ठ संबंध है और वहाँ की कृषि पैदावार का भी घनिष्ठ संबंध है। तो प्राकृतिक वातावरण जिस प्रकार की क्लाइमेट उसको प्रदान करता है उसी प्रकार से उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार मनुष्य या तो कुछ मॉडिफाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे ठंडी जलवायु में मनुष्य रह रहा है और उसको गर्म जलवायु की कुछ फसलें पैदा करनी है या कुछ सब्जियां पैदा करनी है तो उसको ग्रीन हाउस वहाँ बनाता है। तो मानव ने ठंडे प्रदेशों में जो ग्रीन हाउस बनाए हैं वो अपने आप में क्या रूपांतरण है। उसने प्रकृति में क्या कर लिया, अवसर तलाश लिए और रूपांतरण कर लिया। अपने आप को ठंडी जलवायु के अनुसार अपने शरीर को ढाल लिया, ये उसने अनुकूलन कर लिया, यानी जलवायु के अनुसार अपने आप को एडजस्ट, समायोजन हो गया वातावरण से। तो एक तो उसने अपने को अनुकूलित कर लिया और दूसरा उसने अवसर मिला वहाँ रूपांतरण कर लिया। मिट्टियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मानव जीवन टिका है। इसके बिना जीवन की कल्पना एक बड़ी अजीब सी लगती है। मृदा नहीं होगी और बिना मृदा के संपूर्ण पृथ्वी पे वनस्पति नहीं होगी, और बिना वनस्पति के जीव की कल्पना कैसी लगती है आप स्वयं कीजिए। जीव जंतु जो जीव जगत है उसकी कल्पना बिना वनस्पति की, क्योंकि संपूर्ण जीव जगत का प्रारंभिक या मूल जो आधार है ये वनस्पति है। हो सकता है कुछ जीव जगत जो हो मांसाहारी हो, लेकिन मांसाहारी भी शाकाहारियों पे डिपेंड है। तो बिना मिट्टी और बिना मिट्टी के वनस्पति नहीं, और वनस्पति के बिना जीव जगत की कल्पना आप स्वयं कर सकते हो। तो मिट्टियाँ जो हैं किस प्रकार की हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति की क्रियाएं, मानव की क्रियाएं, उसका जो कल्चर लैंडस्केप है वो उसी से डिपेंड करता है और उसी के अनुसार वह निर्धारित होता है। खनिज पदार्थ, मानव अपने क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पदार्थ निकाल रहा है। आपको पता है कि खनिज पदार्थ हैं ये सब जगह समान रूप से वितरित नहीं है। कोई भी हो, प्रकृति का कोई भी तथ्य, आप उसको क्लाइमेट कह सकते हो, मिट्टी कह सकते हो या मिनरल कह सकते हो, लेकिन ये समान रूप से वितरित नहीं है। भिन्नताएं हैं। जलवायु प्रत्येक स्थान की भिन्न भिन्न है, मिट्टियाँ भी भिन्न भिन्न है, और खनिज पदार्थ में भी ऐसा ही है। वह प्रत्येक स्थान पे समान रूप से नहीं होते, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं पे लोहा ज़्यादा है, कहीं पे कॉपर ज़्यादा मिलता है, कहीं पे सीसा जस्ता है, कहीं पे पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ये विभिन्नताएं मिलती हैं।
तो जिन स्थानों पर जिस प्रकार के खनिज मिलते हैं उनसे संबंधित आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति स्वयं डेवलप कर लेता है, अपना संसार उन्हीं के अनुसार वह रच लेता है। जल राशियाँ जिस प्रकार की, जैसे नदी है, महासागर हैं, सागर हैं, नदी, तालाब, जोहड़, ये जल राशियाँ हैं और ये भी उसके वातावरण को या उसके समायोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वनस्पति, जीव जंतु आदि ये सब जो हैं ये उसके प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख तथ्य थे और ये तथ्यों जैसे भी होते हैं वैसे ही मानव इनके अनुसार अपना समायोजन स्थापित करता है। ये प्राकृतिक तत्व मनुष्य के रहन सहन और क्रियाओं पर छांट की सीमाएं निर्धारित करते हैं। प्रकृति हमेशा से ही मनुष्य को एक निश्चित सीमा तक उसमें अपने आप में रूपांतरण करने की अनुमति देती है, उसके बाद नहीं। कहने का मतलब मनुष्य अपने बल, बुद्धि और ज्ञान से एक सीमा से ज़्यादा प्रकृति में रूपांतरण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर एक सीमा से ज़्यादा उसमें रूपांतरण कर भी दिया जाए तो बड़े दुष्परिणाम उसके होते हैं। इसलिए मानो जैसे कि अभी हमारे वातावरण में वायु की गुणवत्ता जो है वो उसने काफ़ी अधिक अपना स्वार्थवश ऐसे कार्य कर लिए, वनस्पति को विहीन पृथ्वी के धरातल पे काफ़ी अधिक पेड़ पौधों को उसने काटा, ध्यान ही नहीं दिया, पॉल्यूशन बढ़ गया, स्वयं मानव के लिए खतरा। यानी एक सीमा के बाद में अगर वो उसमें ऐसा करता है तो वह स्वयं उसके लिए ही हानिकारक, यानी प्रकृति लिमिट्स निर्धारित कर देती है, उससे ज़्यादा वह उसमें कुछ नहीं कर सकता है। और उन्हीं सीमाओं के अंदर मनुष्य अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ है, भूदृश्य होता है। कल्चर जो लैंडस्केप है वह स्वयं मानव ने तैयार किया है और जिसमें मानव के आवास, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन, संचार के वाहन, आर्थिक व्यवसाय, श्रम विभाजन, खेत, कारखाने, बैंक, बीमा संस्थाएं, साहित्यिक और वैज्ञानिक, औद्योगिक और राजनीतिक संस्थाएं आदि उसमें देखने को उसको मिलती हैं। व्यक्ति को अपने वातावरण में ये सब तथ्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, प्रथाएं और जीवन का वैल्यू जिसमें सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के ये भिन्न भिन्न तत्व मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। कुल मिला के अंत में बात वही आएगी कि प्राकृतिक जो तथ्य है वो स्वयं मानव को या सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और स्वयं मानव उससे प्रभावित होता भी है और उसमें रूपांतरण भी करता है और मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है। वही बात फिर अंत में घूम के आ रही है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहते हैं। ये वातावरण समायोजन जो है ये वर्तमान में मानव पर्यावरण संबंधों की सर्वमान्य और न्यायोचित व्यवस्था है कि पहले हमने कहा कि निश्चयवाद, फिर आया संभववाद और उसके बाद आया नवनिश्चयवाद, जिसको हम कह सकते हैं वातावरण समायोजन। नवनिश्चयवाद अपने आप में एडजस्टमेंट ही है, वातावरण समायोजन है। वातावरण में आवश्यक परिवर्तन मनुष्य अपनी आवश्यकता भी डिपेंड करता है। मैंने बार बार आपको बताया कि मानव अपने वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है, रूपांतरण अगर उसमें करता है तो ये उसकी आवश्यकता पे डिपेंड है। उसके पास क्या शक्ति संसाधन है, क्या तकनीक है, क्या ज्ञान है, उसकी इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि वह कितना उसमें बदलाव करता है। इस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन हमने पिछले जो हमारा चैप्टर है मानव और वातावरण उसमें भी हमने इसका जिक्र किया। अब देखो वातावरण समायोजन को आप इस चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करो। ये चार्ट आपको वातावरण समायोजन बड़े आसानी से समझा देगा। वातावरण समायोजन इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति अपने पर्यावरण के अनुकूलन हो जाता है, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वैसे ही व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है। सरल से सरल शब्दों में समझो इसको कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वैसा ही व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं अनुकूलन, वातावरण के अनुसार व्यक्ति का ढल जाना। बनेड़ा में आप रहते हो, गाँव में आसपास के गांव हैं 10-15 किलोमीटर दूर है, परिवहन के साधनों की व्यवस्था अच्छी नहीं है,
लोगों में आदत पड़ जाती है कि वो पैदल ही आने लगते हैं। तो ये अनुकूलन कर लिया आपने, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ढल गए, जैसी परिस्थितियाँ वैसे ही ढल गए आप। तो पैदल चलना वगैरह ये जिस प्रकार से आपने अपने आप को ढाल लिया। यहाँ की जो आसपास की मिट्टी है अगर उपजाऊ नहीं है, कुछ जगह पथरीली अगर मिलती है, तो आपने उसको क्या किया, उसी में उसी प्रकार की फसलें आप बोने लगते हो हैं। या फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, उसके पत्थरों को निकालने के लिए कुछ अच्छे हल वगैरह आपने लिए हो और उसको काफ़ी गहराई तक उसमें खोद दिया और उसके कंकड़ पत्थर हटा दिए और खेती करने लगे। तो ये तो आपने रूपांतरण, अपनी क्षमता के साधन है तो उसमें चेंज कर लिया, और साधन नहीं है तो उसके अनुसार ढल गए। तो ये दोनों जो व्यवस्थाएं वो हैं। दूसरा एक रूपांतरण, तो दोनों चीज़ें बराबर पैरेलल चल रही हैं, कहीं पे अनुकूलन और कहीं पे आपको रूपांतरण। ये जो अनुकूलन है ये भी दो प्रकार का है। अनुकूलन की चर्चा करेंगे। अनुकूलन दो प्रकार का, आंतरिक अनुकूलन यानी आप अपने शारीरिक शक्तियाँ अंदर से जो है, जैसे अंदर का मतलब है जैसे आपकी रुचि है, आपकी रुचि किस चीज़ में, आपकी आदत वो है। एक बाह्य अनुकूलन है, जैसे कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, तो ये एक कपड़े पहनना तो बाह्य अनुकूलन है। कपड़ों में अगर आप बदलाव कर लेते हो, जैसी परिस्थितियाँ वैसे ही कपड़े पहन लेते हो हैं। अगर जैसे मान लो कि ज़्यादा ठंडी जलवायु है और आप गर्म जलवायु से वहाँ गए हो तो कपड़ों में अपने बदलाव कर लेते हो, जैसे जैसा देश वैसा वेश के अनुसार अपने। तो ये क्या हुआ, बाह्य अनुकूलन हुआ, आपने कपड़ों में बदलाव कर लिया। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और छत्ता ले लिया, तो ये बाह्य अनुकूलन है, अपने आप में अनुकूलन कर लिया आपने पर्यावरण के अनुसार। तो आपने छत्ता ले लिया या कपड़ों में बदलाव कर लिया। तेज़ धूप पड़ती, देखते हो ना आजकल महिलाएं जो जाती हैं वो लंबा सा एक हाथों पे ऊपर सा पहनती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोई आउटर सा जो वस्त्र होती है, तो धूप की लू नहीं लगे और मुँह के दुपट्टा बांध लेती है। तो ये क्या, ये बाह्य अनुकूलन है कि उन्होंने अपने शरीर को उस धूप से, लू से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने कपड़ों की वेशभूषा जो थी उसमें उन्होंने बदलाव कर लिया। दूसरा आप ये देख सकते हो कि आंतरिक अनुकूलन है। अब जो इंटरनल जो मामला है उसमें उसकी रुचि हो सकती है, आंतरिक रूप से उसकी रुचि है, भाषा है, बोली है, अंदर का जो विचारधाराएं हैं वो उसके अंदर की चीज़ें हैं। अब उसमें जो उसका अनुकूलन है वो एक तो स्वेच्छा से ही कर ले, जैसे खान पान की आदत है तो व्यक्ति क्या करे, उसको स्वेच्छा से बदल ले, बदल जाएगी। व्यक्ति चाहे भाई ये खाने के, जैसे मान लो कोई चावल खाने वाला व्यक्ति है और गेहूँ प्रदेश में चला जाए तो धीरे धीरे अपने आप को ढालेगा, अनुकूलित करेगा, चावल की जगह गेहूँ ही खाएगा। तो ये उसका इच्छा के अनुसार है। एक होता है अनैच्छिक बलात्, आदमी चाहता तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जैसे माना कि कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है, रंग उसके शरीर का रंग है गोरा है, लेकिन अगर ज़्यादा उष्ण प्रदेशों में अगर जाके रहने लगता है तो अपने आप को कपड़ों से, बाह्य अनुकूलन तो कपड़ों से कर लेता है, बोलने चालने का भी कर लेता है और भी चीज़ें, लेकिन उसके शरीर का रंग है जो कई पीढ़ियों के बाद क्या हो जाएगा, काला, या हो सकता है उसका कई वर्षों के बाद रंग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये उसने चाहा तो नहीं लेकिन फिर भी उसमें हो गया। ये था उसका अनैच्छिक अनुकूलन। तो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, जिस प्रकार का वातावरण होता है, वैसे ही व्यक्ति अनुकूलित हो जाता है। अनुकूलित दो प्रकार का, बाह्य हो सकता है या आंतरिक हो सकता है, और आंतरिक में भी हो सकता है कि उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया हो या फिर प्रकृति ने उसको बलपूर्वक करवा दिया हो। तो अनैच्छिक प्राकृतिक अनुकूलन जो है यह उस चरम सीमा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सी, निश्चयवाद वाला। दूसरा देखो आप, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन जो है। मॉडिफिकेशन में व्यक्ति क्या करता है कि अगर उसके पास क्षमताएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, तकनीकी ज्ञान है, संसाधन अच्छे हैं, तो वह अपने वातावरण में कुछ परिवर्तन कर लेता है। अब वातावरण उसका चाहे प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, और व्यक्ति जो है, मानव जो है, वह अपने इस वातावरण में लगातार चेंज करता ही रहता है, मॉडिफाइड करना काम ही है उसका। तो प्राकृतिक वातावरण में भी लगातार परिवर्तन करता रहता है, खेती की नई नई तकनीकी तलाश लेता है। प्रकृति ने जो उसको दिया उसमें नए नए अवसर वो
तलाश लेता है, नए नए अच्छी सड़कें रास्ते बना लेता है। तो ये क्या है? रूपांतरण है। प्रकृति को उसने सुगम बना दिया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसने सब सुविधाएं प्राप्त कर ली। सांस्कृतिक वातावरण का परिवर्तन, कल्चर जो वातावरण जो उसने स्वयं अपने लिए बनाया है उसमें भी, जैसे एक मकान है, प्राचीन समय में मकान कैसे बनते थे? कुछ सुविधाएं कम होती थी, आजकल वो अत्याधुनिक सुविधाएं वाले मकान बना रहा है। तो उसने ये जो परिवर्तन अपने मकान बनाने की तकनीक में जो किया है, ये सांस्कृतिक वातावरण का परिवर्तन किया उसने, खुद ही तो बनाया था उसने। सड़कें जो है वो आजकल अच्छी क्वालिटी की बन रही है, मकान अच्छे सुविधाओं वाले बन रहे हैं। तो उसने नवाचार, जैसे फ़ोन है साहब, पहले फ़ोन बड़े मोटे से आते थे, महंगे आते थे, फिर उसने नवाचार कर लिया, फिर कीपैड आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, और फिर तो पूछो ही मत, आगे से आगे आए जा रहे हैं। तो ये क्या है? उसने जो चीज़ें पहले बनाई हैं, पहले जो उसने चीज़ें बनाई, जैसे माना कि पहले उसने हवा गर्मी लगती थी तो उसने पंखा बनाया, पंखे बनाने के बाद उसने और ज़्यादा करके कूलर बना दिया, कूलर के बाद उसने एसी बना दिया, वातानुकूलित। तो ये क्या हुआ? ये जो उसने बदलाव किया, ये उसने किया सांस्कृतिक वातावरण में रूपांतरण किया है। तो यह है सांस्कृतिक वातावरण का रूपांतरण। एक होता है प्राकृतिक वातावरण का रूपांतरण। कुल मिला के मैं जहाँ तक समझता हूँ, पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये कहता है कि मानव अपने वातावरण में रहता है, और या तो वो अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है, या अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, या फिर अपने वातावरण में ही वह बदलाव कर देता है। और ये दो काम ही मनुष्य करता है अपने वातावरण के साथ। इसी को हम वातावरण समायोजन कहते हैं। धन्यवाद।